नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना में पीएम की चुनाव बैठक, मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बोले हर वर्ग को मिलेगा प्रतिनिधित्व। थरूर का पाक पर वार, कोलंबिया में बोले आतंकी पालने वाले और लड़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। आईफोन में भारत का धमाका, भारत बना अमेरिका को आईफोन भेजने में चीन से आगे। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, आंधी बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिल सकती है राहत। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पटना में बीजेपी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई, जहां चुनावी रणनीति को लेकर कई बड़े निर्देश दिए गए। बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया और दो बातों पर खास जोर दिया। पहला, जनता को सरकार की योजनाओं के लाभों की सही जानकारी देना। दूसरा, समाज के हर वर्ग को संगठन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत सभी सांसद, विधायक और मोर्चा अध्यक्ष शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की वीरता का परिचय दिया है। बैठक 1 घंटा चली, जबकि तय समय 45 मिनट का था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ किया कि बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, यह बैठक खास चुनावी दिशा तय करने के लिए थी, न कि गठबंधन या नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी आगामी चुनाव जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रही है। बैठक के बाद पीएम मोदी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर निजी कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर राजभवन रवाना हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक डेलीगेशन को दुनिया भर में भेजा है, ताकि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जा सके। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर कोलंबिया पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को जमकर घेरा। थरूर ने कहा कि आतंकी भेजने वाले और उनसे लड़ने वाले में कोई समानता नहीं हो सकती, हम सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं। थरूर ने बताया कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रजिस्टर्ड फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है और पाकिस्तान के मुरीदके में इसका बेस है। उन्होंने कहा, भारत के पास इस बात के ठोस सबूत है, लेकिन कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया पर थरूर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि कोलंबिया ने आतंक के शिकार में भारत के बजाय पाकिस्तान में हुई क्षति पर संवेदना जताई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से हुए जवाबी ड्रोन हमलों को भारत की सेना और एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने सशर्त स्वीकार किया। भारत ने साफ कहा है कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर। टैरिफ टेंशन के बीच भारत ने कर दिखाया कमाल। आईफोन के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और अमेरिका को सबसे ज्यादा आईफोन भेजने वाला देश बन गया है। अप्रैल 2025 ने भारत में अमेरिका को 3.3 मिलियन आईफोन एक्सपोर्ट किए। ये पिछले साल के मुकाबले 76% ज़्यादा है। वहीं चीन से यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 9 लाख यूनिट पर आ गया। ये जानकारी कैनालिस्ट की रिपोर्ट से सामने आई है। पहली बार हुआ है जब मासिक आईफोन एक्सपोर्ट में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। यह एप्पल की सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चीन से बने आईफोन पर 30% टैरिफ लगता है, जबकि भारत में सिर्फ 10%। ट्रंप सरकार ने 11 अप्रैल को आईफोन को टैरिफ छूट भी दी थी। एप्पल ने मार्च में भारत से स्टॉक भेजना तेज कर दिया था। एक्सपोर्ट 4.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया। जनवरी से अप्रैल के बीच चीन ने 13.2 मिलियन और भारत ने 11.5 मिलियन आईफोन अमेरिका भेजे, लेकिन भारत अब महीने दर महीने रफ्तार पकड़ रहा है। कोविड के बाद एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग में विविधता लाई और भारत में भारी निवेश किया। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों ने भारत में अंश ले भी बढ़ा। हालांकि अमेरिका की भारी मांग को पूरा करने में भारत को वक्त लगेगा। चीन और अमेरिका दोनों ही अब एप्पल पर दबाव बना रहे हैं। नई दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर में मौसम ने आज फिर करवट ले ली है। कहीं चुभती उमस ने लोगों को परेशान किया, तो कहीं रुक रुक कर बारिश ने फिजा को राहत दी। मौसम विभाग ने आज राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आज अधिकतम तापमान 47 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।
आईएमडी के मुताबिक 31 मई को भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी और हवाएं 30 से 50 किमी प्रति घंटे रफ्तार से चलेगी। 1 जून से मौसम थोड़ा शांत हो सकता है, लेकिन 2 जून से प्री मानसून की गतिविधियां फिर से तेज होने के आसार हैं। ये सिलसिला 3 से 4 दिन तक चल सकता है, जिसमें गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। जून के पहले हफ्ते में हीट वेव की कोई संभावना नहीं है और तापमान 40 डिग्री से नीचे बना रहेगा। लखनऊ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां इनकम टैक्स विभाग के ऑफिस में ही एक आईआरएस अफसर पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हजरतगंज स्थित आयकर कार्यालय में 2 अधिकारियों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विभाग के एक अधिकारी ने अपने ही सहयोगी गौरव गर्ग पर हमला बोल दिया। घायल अधिकारी को तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक पीड़ित गौरव गर्ग की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस सनसनीखेज मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना में एक आईपीएस अधिकारी के पति को निशाना बनाया गया और इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और चाहिए तो पता लगाया जाए कि हमले के तार किन किन से जुड़े हैं। फिलहाल लखनऊ पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी दफ्तर अब सुरक्षित नहीं रहे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार अब इन ट्रेनों को पूरी तरह से वातानुकूलित यानी एसी करने की तैयारी में है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस योजना का खुलासा किया है। फडणवीस ने बताया कि मुंबई की सभी लोकल ट्रेनों को एसी में बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजा जा चुका है। इसका मकसद यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और भीड़भाड़ को कम करना है। उन्होंने कहा कि 90 लाख से ज़्यादा यात्री रोजाना लोकल ट्रेनों में सफ़र करते हैं और एसी कोच के साथ सफ़र ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि सभी एसी लोकल ट्रेनों का किराया एक समान रखा जाएगा। वर्तमान में जो एसी लोकल ट्रेनें चल रही है, उनके ज़्यादा किराए को लेकर आपत्तियाँ उठी थी। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि आगे से किराया आम आदमी के पहुँच में होगा। सीएम ने यह भी कहा कि दरवाजे बंद होने से हादसों पर भी रोक लगेगी। मुंबई मेट्रो और लोकल मिलाकर रोज करीब 1.6 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जल्द ही 288 नई एसी ट्रेन शुरू करने जा रही है। फडणवीस ने यह भी बताया कि 1 टिकट सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसके तहत एक ही टिकट से लोकल ट्रेन, मेट्रो और बस में यात्रा संभव होगी। बिहार के पूर्वी चंपारण से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। डुमरिया घाट में खड़े ट्रक से टेम्पो की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वाले में 2 सगे भाई भी शामिल है। सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा गुरुवार सुबह धनकदहा चौक के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार को टेम्पो सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में दीपक कुमार और उसका भाई यशराज कुमार शामिल है, जो महदमपुर गांव के रहने वाले थे। साथ ही सिवान जिले के 2 बच्चे रितेश कुमार और नीतीश कुमार की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों की पहचान अमन कुमार, सुजल साहा, मिथिलेश कुमार और रामजीवन कुमार के रूप में हुई है। सभी को गंभीर हालात में मोतिहारी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक टेम्पो का नियंत्रण बिगड़ा और पीछे से खड़े ट्रक में जा टकराया। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है
और आगे की कार्रवाई के लिए परिजनों के आवेदन का इंतजार है। ये हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रकों की अनियमित पार्किंग पर सवाल खड़े करता है। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आई है। यहाँ एक युवक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी महाराष्ट्र एटीएस ने की है, जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान एजेंट को संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारियां भेजी। पूछताछ में आरोपी ने ये बात स्वीकार भी कर ली है कि जांच में पता चला कि आरोपी ने सबसे पहले फेसबुक पर पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क साधा। इसके बाद उसने भारत के प्रतिबंधित इलाकों से जुड़ी सूचनाएं सोशल मीडिया पर साझा की। एटीएस को इस युवक की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और भारतीय दंड संहिता 2023 की कई धाराएं लगाई गई है। आरोपियों पर देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की साजिश का संदेह जताया गया है। महाराष्ट्र एटीएस का कहना है कि ये गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज के बेहद अहम है। फिलहाल इस पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है और अन्य संभावित लिंक तलाशे जा रहे हैं। मैक्सिको में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रीजनल म्यूजिक बैंड ग्रुपो फुगिटिव के 5 सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। ये सभी कलाकार कई दिनों से लापता थे। अब उनके शव टेक्सास सीमा के पास रेनोसा शहर में मिले हैं। इस खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये बैंड शहर की पार्टियां और डांस इवेंट्स में म्यूजिक परफॉर्म करता था। सभी सदस्य रविवार रात से गायब थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे से उन्हें किडनैप किया गया, जब वे एक एसयूवी के पार्टी में परफॉर्म करने जा रहे थे। शव रेनोसा के बाहरी इलाके में पाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सभी गल्फ कार्टेल नाम के गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। कुछ रिपोर्ट्स में शव जलाने जाने की बात की गई है, लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है। ग्रुपो फुगिटिव बैंड मैक्सिन रीजनल म्यूजिक बजाता था। इनके म्यूजिक में लोक धुनों से लेकर मॉडर्न बीट्स तक शामिल होती थी। कभी कभी यह बैंड ड्रग कार्टेल के लोगों पर भी गाने बनाता था, जिन्हें कई लोग रॉबिन हुड की तरह मानते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। शाहरुख खान के बेटे अबरान खान का जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ, लेकिन इस बार कुछ ऐसे हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। 27 मई को अबराम का 12वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अबराम की बड़ी बहन सुहाना खान ने सारी तैयारियां की। सुहाना अपने भाई का हाथ पकड़कर उन्हें पार्टी वेन्यू तक लाती नजर आई। केक भी खास चॉकलेट थीम पर तैयार किया गया था। मुंबई के आर्ट्स कैफे में यह सेलिब्रेशन आयोजित हुआ। सजावट शानदार थी और खाने पीने का भी भरपूर इंतजाम था। इस खास मौके पर अबराम की नानी भी मौजूद थी। पार्टी में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी पहुंची, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो थी शाहरुख और आर्यन की गैर मौजूदगी। वीडियो में ना तो शाहरुख खान नजर आए, ना ही उनके बड़े बेटे आर्यन खान। फैंस अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों किसी खास वजह से पार्टी में शामिल नहीं हुए। बहरहाल अबराम का बर्थडे वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। फैंस उन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं और सुहाना की तारीफ भी कर रहे हैं। आवाज़ इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।